दोस्तों, हम इंसान लगभग 6000 सालों से भी ज्यादा टाइम से इस धरती पर रह रहे हैं और हमने कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स को झेला है और आगे बढ़े हैं। लेकिन आए दिन सभी साइंटिस्ट ये आशंका जताते रहते हैं कि हम जिस तरह से कॉन्स्टेंटली अपने नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी वजह से अगले 100 या 1000 सालों में हमें अपनी धरती को छोड़ देना चाहिए, वरना क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। इवन इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक द सर स्टीफन हॉकिंग भी यही कहते थे कि इंसानों को छोड़ देना चाहिए धरती को 100 से 1000 सालों के बीच में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इंसान, जी हाँ, हम ही लोग इस सोलर सिस्टम का ही नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्स का एंड देखने वाले हैं और हो सकता है कि उसके बाद कहीं मल्टीवर्स में जाकर रहने लगे। ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी वीडियो बनाई है तो आई एम नॉट लाइंग, बट ये कैसे पॉसिबल है और किस टाइमलाइन में, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। रुको, फ्यूचर में तो चलेंगे ही, लेकिन प्रेजेंट के हाल को जान लेते हैं। देखिए, हम इंसान इस धरती पर रह रहे हैं और अभी तक यही हम लोगों का घर है और यही अब तक का खोजा गया हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे सेफेस्ट प्लेनेट भी है। बट केवल 2 चीजें ऐसी हैं जिससे हमें हरदम डर लगता है कि शायद इसकी वजह से हम कल ही खत्म हो जाएं। अब उनमें से पहला तो वही है किसी एस्टेरॉयड का धरती से टकराने का खतरा और दूसरा सोलर विंड्स का खतरा, क्योंकि सिर्फ एक ही पावरफुल सोलर विंड हमारे पूरी धरती को बंजर बनाने के लिए काफी है। बट अगर हम अपने नेचर को डिस्ट्रॉय न करें और हमेशा ही इस पर बने रहें तो इन दोनों खतरों से भी बचना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने एस्टेरॉयड्स को डिफ्लेक्ट करना सीख लिया है और करीब 40 से 50 सालों में ही हम लोग बड़े एस्टेरॉयड्स को भी डील करना सीख जाएंगे। उसके बाद एस्टेरॉयड थ्रेट्स जैसी कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब एस्टेरॉयड थ्रेट्स की ही दिक्कत से नहीं बल्कि हम सूरज की विंड से भी बच सकते हैं। तो देखिए, सनशील्ड जैसी हाइपोथेटिकल चीजों को भी बनाना मुश्किल या इम्पॉसिबल नहीं है और बस इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हम एक ऐसी शील्ड बना लेंगे जो कि पहले से ही सोलर स्टॉर्म को डिटेक्ट कर ले और उस जगह को सील्ड कर ले। उसके बाद जब खतरा टल जाए तो उसी एनर्जी से वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर सके और ग्रीन हाउस को कंट्रोल करने का जो फायदा मिलेगा इस चीज से, वो बात अलग। अब देखिए, अगर जैसा हम लोगों ने सोचा वैसा पॉसिबल है तो हमें धरती से कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा हम कर थोड़े रहे हैं। लेकिन इतना भी अपने ऊपर न भड़किए, इसमें सिर्फ इंसानों की ही गलती नहीं रहेगी, बल्कि अगर इन दोनों चीजों को हमने कर भी लिया तब भी 1 अरब सालों तक ही धरती हमें संभाल पाएगी। लेकिन 1 अरब साल बाद सन का एक्सपेंड होना पक्का है और कुछ टाइम पीरियड के बाद जब सूरज इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि वो धरती को भी निगलने की कगार पे आ जाएगा, तब कोई भी शील्ड हमें नहीं बचा पाएगी। अब इसके साथ एक बात और सच है कि हैबिटेबल जोन भी पीछे की साइड खसक जाएगा। अब देखिए, उस टाइम पीरियड पर जब सन इतना ज्यादा एक्सपेंड तो नहीं किया होगा कि उसने पूरी धरती को ही निगल लिया, लेकिन वो इतना करीब आ चुका होगा कि धरती पर टेम्परेचर ऑब्वियसली 350 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी चीज धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, ना पानी ना इंसान। लेकिन हम जिस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, 1 अरब साल बहुत बड़ा टाइम है हम लोगों के लिए, जिसके बाद हम आसानी से इंसानों को मंगल पर शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक प्लस पॉइंट भी है, अगर सूरज बड़ा होगा तो उसकी हीट भी ज्यादा पहुंचेगी मार्स तक, जिसकी वजह से उसका जो तापमान है वो भी थोड़ा घटेगा और हमें कम ठंड का सामना करना पड़ेगा और पानी भी पिघलेगा, जिसकी वजह से हमें पानी कैरी कर कर मंगल तक नहीं ले जाना होगा, बल्कि वहाँ पर आइसी फॉर्म में मौजूद पानी ही पिघल जाएगा। लेकिन और कुछ अरब साल बाद जब सूरज और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वो और भी पीछे हैबिटेबल जोन को खिसका देगा, तब भी हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं रहेगी। भले ही हम जुपिटर और सैटर्न पर नहीं रह सकते, न यूरेनस पर न नेपच्यून पर, क्योंकि इन सभी पर प्रेशर तो ज्यादा है ही है, बल्कि यहाँ पर कोई सॉलिड सरफेस भी नहीं है। बट इन सभी प्लैनेट्स के मून्स इस मामले में काफी ज्यादा काम के हैं। जैसे कि जुपिटर का मून यूरोपा भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है, जहाँ पर धरती से 3 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। और अगर 700 से 800 मिलियन साल बाद यूरोपा भी कोई काम का नहीं रहा तो हम सैटर्न के मून टाइटन पर शिफ्ट हो सकते हैं, जहाँ का एटमॉस्फेयर भी धरती से काफी ज्यादा मेल खाता है।
अब देखिए कुछ इसी तरह से हमारा सूरज 4.5 बिलियन ईयर्स तक और ज्यादा चमकेगा, बट साइंटिस्टों के द्वारा किए गए दावों के हिसाब से हम इंसान टाइटन पर सिर्फ 4 अरब सालों तक ही रह पाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या? हमने तो ये दावे किए थे कि हम लोग यूनिवर्स के एंड तक भी सरवाइव करेंगे और मल्टीवर्स में जाकर रहेंगे। और एक यूनिवर्स ऑफ कोर्स 4 बिलियन सालों से कई ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करने वाला है। तो क्या हम किसी और स्टार के पास जाकर शिफ्ट होने वाले हैं? वेल, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। देखिए, स्पेस में सभी स्टार्स हमारे सूरज की तरह ही नहीं होते, बल्कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और कौन सा स्टार कितने टाइम तक जिंदा रहेगा ये उसके साइज पर डिपेंड करता है। अब देखिए, जो स्टार बहुत ज्यादा मैसिव होते हैं साइज में, वो अपने अंदर के फ्यूल को ज्यादा जल्दी बर्न आउट कर देते हैं। बट जो साइज में छोटे होते हैं उनको अपने फ्यूल को बहुत ज्यादा जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसी वजह से हमारे सूरज जैसे जो स्टार्स होते हैं वो कुछ बिलियन सालों तक ही टिक पाते हैं, और वहीं एक रेड ड्वार्फ स्टार कई ट्रिलियन ईयर्स तक भी एग्जिस्ट करता रहता है। और इन तारों के पास ज्यादातर सोलर स्टॉर्म्स की भी दिक्कतें नहीं होती, और किसी तरह से ये अपने प्लैनेट्स को भी ज्यादा हार्म नहीं करते। और खुशखबरी की बात तो ये है कि हमारे सूरज से काफी ज्यादा नजदीक पर एक स्टार है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। वो भी एक रेड ड्वार्फ स्टार ही है, और वैज्ञानिकों के हिसाब से वो अगले 4 ट्रिलियन ईयर्स तक ऐसे जलने वाला है, और अपने पास मौजूद प्रोक्सिमा बी नाम के प्लेनेट को भी सस्टेनेबल बनाए रखने वाला है। अब देखिए, आपको स्पेस में ट्रेवल करना बहुत ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन एक बार ज्यादा गौर से सोचिए, जब 1 सदी पहले हम लोग बाहर ही नहीं निकले थे स्पेस से, और आज का टाइम है जब हम सोलर सिस्टम से बियॉन्ड जा चुके हैं। और अगर हम 100 सालों की प्रोग्रेस को सीधा मल्टीप्लाई कर 10 बिलियन साल की प्रोग्रेस पर रख दे, तो एक बार इमेजिन करिए कि हम इंसान कितने ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे, और इंटरस्टेलर स्पेस ट्रेवल भी कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी हमारे लिए। बट हाँ, एक बात तो है, अगर हम अपने हाईएस्ट इंटेलिजेंस पर भी आ गए तो कई प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमें प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 8 से 10 सालों का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और अगर फ्यूचर में हमने कोल्ड स्टोरेज और भी कई सारी टेक्नोलॉजी के मदद से ह्यूमन लाइफ स्पैन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि 10 से 15 सालों के बीच में हमारे ह्यूमन बॉडी में कुछ चेंजेस ही ना देखने को मिले, या देखने को मिले तो भी ना के बराबर। और अगर 50 सालों के बीच में कुछ ऐसा होता है तो भी बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ऐसा कुछ कर पाना पॉसिबल भी है। और अगर मेरे और आपके जिंदा रहते वक्त तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम अपने ब्रेन को किसी रोबोट के अंदर सेट कर दें जो कि बिल्कुल हमारी तरह ही काम करने लग जाए, तो एक तरह से हम इमॉर्टल हो जाएंगे और कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी मेमोरीज, हमारी आदतें हरदम सेम रहेंगी। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस तो वही रहेगी, लेकिन हमारा शरीर इंटरचेंज होता रहेगा। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब तभी पॉसिबल है जब हम अपने नेचर को संभाल कर रखें और उसे बर्बाद ना करें। लेकिन अभी के टाइम पर तो हम केवल अपने नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, उसे बचा कहीं से भी नहीं रहे हैं। हर आए दिन नई फैक्ट्री सेट हो रही है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, एयर पोल्यूशन तो हर साल नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, और हम इंसानों को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो आने वाले कुछ सालों में तो हम अपने आप को ही खत्म कर लेंगे। वेल, आपको क्या लगता है, हमारी ह्यूमैनिटी इतना ज्यादा टाइम तक नेचर को संभाल कर रख पाएगी कि नहीं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस अगर और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं।